हम कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस और कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं आज। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है? बेसिकली इसके अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचानी है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे को सामने वाले को एफिशिएंटली पहुंचानी है और इफ़ेक्टिवली पहुंचानी है। एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली का मतलब कि आसानी से पहुंच भी जाए और उसको समझ में आ भी जाए बात। ठीक है ना? बेसिकली ये आइडिया जो है, ये एबिलिटी है ऐसी कि हमारे को कुछ आइडियाज़ हमारे, कुछ बातें हमारी, कुछ फीलिंग्स हमारी सामने वाले तक पहुंचानी है और इस तरीके से पहुंचानी है कि उसको वो बात समझ में भी आए। अगर उसको वो बात समझ में नहीं आएगी तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा तेलुगु में तुम्हारे को ये बोले कि मुझे पानी पीना है और तुम्हारे को तेलुगु नहीं समझ में आती है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो नलिफाई हो जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसमें देखो, बिजनेस मैनेजर्स जिनका वर्बल स्किल अच्छी होती है, नॉन वर्बल स्किल्स अच्छी होती है या रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होती है, वो लोगों के बीच में और दो कंपनियों के बीच में और दो कंपनी मतलब अपनी खुद की कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं, इंटर एंड इंट्रा कम्युनिकेशन जो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और उसकी वजह से जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको बेनिफिट होता है। ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है उसकी? तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक, एज ए स्टूडेंट अगर तुम अपनी बात करोगे तो तुम्हारे एज ए स्टूडेंट के लिए तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे लिए अच्छा, तुम्हारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो तुम्हारे करियर के अंदर तुम्हारे को एडवांटेज होगा। ठीक है ना? तुम देखो, तुम्हारी रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी हैं तो तुम अच्छी किताबें पढ़ पाओगे, अच्छे आंसर्स ढूंढ पाओगे। राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो तुम्हारे आंसर्स जो तुम लिखोगे, जो तुमने पढ़े हैं, उनको तुम्हें लिखने में आसानी होगी। लिसनिंग अगर तुम्हारी अच्छी है तो क्लास के अंदर जो तुम्हारे नोट्स होते हैं, जो फैकल्टी तुम्हारे को डिस्कशन करती है, वो चीज़ जब तुम ढंग से सुन पाओगे तो तुम्हारे को वो चीज़ समझ में भी जल्दी आएगी। ठीक है ना? फिर तुम्हारी खुद की प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग कैसी है। ठीक है? ये चीज़ें अगर तुम्हारी अच्छी होंगी तो एज ए स्टूडेंट तुम्हारे को एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलेगा। समझ आई बात? फिर दूसरा, एक एम्प्लॉय के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो अच्छी अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो दैट हेल्प्स मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू वर्क टुवर्ड्स सक्सेस। वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से करने के लिए। अगर वो सही टूल यूज़ कर पा रहा है कम्युनिकेशन का, तो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम आसान हो जाता है। अब अगर मेरे को सपोज़ करो एक इंफॉर्मेशन भेजनी है और मैं उसको एक्सेल शीट पे बना के प्रिंसिपल ऑफिस में भेजता हूँ रादर देन ईमेल, तो वो तो बड़ा इलॉजिकल काम करूँगा ना मैं। तो टूल भी सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं सेल्स पर्सन की। तुम लोगों में से बहुत सारे जने सेल्स एंड मार्केटिंग में जाओगे। तुम लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी क्योंकि तुम्हारे को 90% काम जो है वो ओरल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तुम्हारे को लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो तुम उनको इम्प्रेस ही नहीं कर पाओगे। जब तुम इम्प्रेस ही नहीं कर पाओगे तो तुम अपना सामान बेच ही नहीं पाओगे। समझ आई? तो इस तरीके से फिर हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं, उनको अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए या रिसर्च प्रपोजल को बढ़ावा देने के लिए अगर उनको फंडिंग की ज़रूरत होती है जब, तो उस टाइम पे ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आती हैं। अब सपोज़ करो तुम्हारा एक बिज़नेस है, तुम्हारे को उस बिज़नेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो तुम ऐसे थोड़ी ना जाके बोल दोगे कि भैया मुझे 1 लाख रुपए दे दो या 10 लाख रुपए दे दो या 20 लाख रुपए दे दो। तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी उसकी। तुम्हारे को जो भी तुम्हारा वहाँ पे जिसको भी तुम जिससे भी तुम पैसा लेने जा रहे हो, उस बंदे से तुम्हारे को उसको समझाना पड़ेगा अपना कि भाई ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस में मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूँ। उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी रिक्वायरमेंट होंगी, तो इतना पैसा मेरा इस चीज़ में लगेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारे को सामने वाले को समझाना पड़ेगा। अब तुम वर्बली तो उसको समझा सकते हो पार्टी के दौरान, लेकिन
ऑफिशियली उसके साथ में जो लोग होंगे वो हो सकता है तुम्हारे एज ग्रुप के ना हो सकता है वो थोड़े से बुजुर्ग हों, उनका थॉट प्रोसेस पुराना हो, उनका चीज़ों को समझने का तरीका अलग हो, उनको वर्बल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो हो सकता है उनको हमारे को ऑडियो विजुअल समझाना पड़े। तो इस तरीके से सेम तुम्हारा कंसेप्ट आता है रिसर्च स्कॉलर्स के ऊपर। तुम्हारे कोई रिसर्च करनी है तो रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए। ये जो तुम्हारी वैक्सीन्स बनती हैं फोकट में थोड़ी ना बनती हैं, बिकती जरूर है फोकट में पर बनती नहीं है फोकट में, बनने में इनके बहुत पैसा लगता है। अब इनको बनने में पैसा लगता है तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो आता तो तुम्हारे और मेरी जेब से ही है। और जो तुम्हारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, रैटबैक्सी हो गई, वोकार्ड हो गई, बेयर्स हो गई, ये सारी कंपनीज जो हैं ये पैसा लगाती हैं आर एंड डी के अंदर, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाती है। तो जो भी बंदा इनसे पैसा मांगेगा उनको इन कंपनीज को ये बताना तो पड़ेगा ना कि भैया हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। आप मुझे, अब सपोज करो तुम्हारे को कोई एंटी कैंसर ड्रग के ऊपर रिसर्च करनी है तो वो कोई 1000 2000 20,000 रुपए में नहीं होती है, वो लाख 2 लाख 10 लाख रुपए में भी नहीं होती है, करोड़ों में जाता है वो अमाउंट जो है। कुछ कुछ वैक्सीन्स हैं जिनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। अभी तुमने एक देखा था, एक केस आया था राजस्थान के अंदर, एक छोटा बच्चा है उसको एक मसल की कोई जेनेटिक बीमारी थी, दैट हैपेंस इन 1 in 600,000 चिल्ड्रन, बहुत रेयर डिजीज़ है, तो उसकी जो वैक्सीन है वही पता नहीं कितने करोड़ की थी। तो इन सब ये जो रिसर्चेज होती हैं इन सब के अंदर पैसा लगता है, पैसा लगता है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? जब वो पैसा लगता है वो पैसा तुम्हारे को कहीं से मंगाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हारे को अपना प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तुम रिसर्च प्रपोजल सबमिट करोगे, अगर उसके अंदर तुम्हारा कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो जो तुम्हारा प्रपोजल देख रहा है वो बोलेगा यार इसको लिखना तो आता नहीं है, इसको बताना तो आता नहीं है, ये समझा तो सकता नहीं है, काम क्या करेगा? ठीक है ना? इसी तरीके से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इट हेल्प्स बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो उसकी डिसीजन मेकिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, सो वे वर वी, तो मैं बता रहा था कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है दैट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टेक बेटर डिसीजंस। ठीक है ना? जब इंफॉर्मेशन जो है या डेटा जो है या फैक्ट जो हैं अगर ये अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो पाएंगे एक एंड से दूसरे एंड तक, तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इम्प्रूव हो जाती है। और अगर यही डिसीजन में डेटा का कम्युनिकेशन एक एंड से दूसरे एंड पे ढंग से नहीं पहुंच रहा है तो उस केस के अंदर ये जो कम्युनिकेशन की गड़बड़ होती है ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत दिक्कत दे सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी नीड्स और इम्पोर्टेंस में आती हैं कम्युनिकेशन की। हमने देखा कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, एक एम्प्लॉय के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, एक जो सेल्स का पर्सन होता है उसके लिए कैसे इम्पोर्टेंट होता है, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या फिर जो रिसर्च करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिक्वायरमेंट है ना? और हमने ये भी देखा कि कम्युनिकेशंस जो होती हैं अगर इसके अंदर बीच में कोई बाधा आ जाती है तो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सही नहीं पहुंचती है, और क्योंकि वो सही नहीं पहुंचती है इस चक्कर में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या बिजनेस होता है उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि हम एकेडमिक्स से अलग है कम्युनिकेशन की, वो रियल लाइफ के अंदर आ जाती है, वो है अपना 6 पॉइंट। वो कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सीज एंड डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है ना? ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं होती है, ये चीज़ अपनी रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल भी अप्लाई करी जाती है। अब आप यूँ देखो, आप दो दोस्तों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या कोई कंट्रोवर्सी चालू हो गई या किसी टाइप का डिसएग्रीमेंट हो गया, मार्क्स को लेके ही हो गया, तो अगर आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना नहीं आता है तो वो बात बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी।
ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट है। दीज आर द नीड फॉर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है कम्युनिस, उसका मतलब होता है कॉमन। तो कम्युनिकेशन जो है वो है एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। इट इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। क्या क्या आता है इसमें? फैक्ट्स, सच बातें, आइडियाज़, क्या क्या आइडिया हैं आपके, ओपिनियन, आपका खुद का विचार क्या है, और इमोशंस, आपके खुद के इमोशंस क्या हैं। ये जो चार चीज़ें हैं, ये आप एक्सचेंज कर रहे हो दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में, तो इसे अपन कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। तीन मेजर डेफिनेशंस हम देखते हैं इसमें। रॉजर एंड शूमेकर की है 1971 की, वैन डी वैन एंड हॉपकिंस की है 1988 की, और लिगिन की है 1961 की। तो रॉजर एंड शूमेकर जी क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू रॉजर एंड शूमेकर जो मैसेज है वो सोर्स से, जहाँ से वो शुरू हो रहा है, वहाँ से चालू होकर रिसीवर तक पहुँचता है। ठीक है ना। वैन डी वैन एंड हॉकिंस क्या बोलते हैं? दे डिफाइन कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू चैनल्स विच इस्टेब्लिशेस कॉमन मीनिंग्स बिटवीन अ सोर्स एंड अ रिसीवर। पहली वाली के अंदर हमने जो मैसेज दे रहा है उसको इंक्लूड नहीं किया था, बट वेंडी बैन एंड हॉकिंस के अंदर हमने उस बंदे को भी इंक्लूड किया है। लिगिंस जो हैं वो डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन को एज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और इम्प्रेशन इन अ वे दैट ईच गेन्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, इंटेंट एंड यूज ऑफ द मैसेज। पहली डेफिनेशन के अंदर आपने यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी कि 1+1=2, सामने वाले ने मैसेज को रिसीव कर लिया, 1+1=2। सेकेंड वाले में हमने भेजा, जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी उसमें एक चैनल का भी रोल रहा था। ठीक है ना। तो उस चैनल को हमने बोला 1+1=2, बंदे ने जाके वहाँ बताया कि भाई 0.5+0.5+0.5+0.5=2। तो बात तो उसने सेम बताई है, लेकिन चैनल ने अपने तरीके से बताई है, मैंने उसको अपने तरीके से बताया था। ठीक है ना। अब थर्ड वाला जो है, इसके अंदर दोनों, मेरे को जो मैसेज भेजना है और जो सामने वाले को मैसेज समझना है वो सेम होना चाहिए। तो ये तीन अलग अलग चीजें हो गई। ठीक। अब हम देखते हैं बेसिक फंक्शंस क्या हैं कम्युनिकेशन के। इसके चार बेसिक फंक्शंस हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन का फंक्शन, सेकंड कमांड का या फिर इंस्ट्रक्शन देने का फंक्शन, तीसरा इन्फ्लुएंस करने का या किसी को परसुएट करने का फंक्शन, और चौथा इंटीग्रेटिव फंक्शन। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है कि हमारे को एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अप टू डेट हो, पुरानी ना हो, और रिलायबल हो, झूठ ना हो उसके अंदर कुछ भी। ठीक है ना। और ये इन्फॉर्मेशन हम किस किस को पहुंचा सकते हैं? हम जो आम जनता है उसको पहुंचा सकते हैं। अकेडमिशियंस जो होते हैं एकेडमिक एक्टिविटी के लिए उस रेफरेंस में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको हम ये सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आम जनता जो है या एकेडमिक एक्टिविटी के अंदर जो लोग बाग इन्वॉल्व हैं, ये अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अब तुमने ये देखा होगा कि कोविड की वैक्सीन के टाइम पे अफवाहें बहुत सारी फैली थी। तो वो अफवाहें जो थी वो मिस इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। उसका फंक्शन क्या था? उसका फंक्शन था कि इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से पहुंचाया जाए, जिससे कि लोग बाग जो हैं वो उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट ना करें पॉजिटिवली, और लोगों को नुकसान हो। सेकंड आता अपना कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव फंक्शन। कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव फंक्शन के अंदर जो हायरार्की होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो मायने रखती है। एक फैमिली के अंदर जो हायरार्की होती है वो मायने रखती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। अगर कुछ काम नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, अगर किसी काम को इस पर्टिकुलर तरीके से नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है,
हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। फिर ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस फैमिली के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे बड़ा होता है। अब जैसे हमारे को प्रिंसिपल सर ऑर्डर्स देते हैं, हम प्रिंसिपल सर के ऑर्डर को मानते हुए तुम्हारे को वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं। फिर उस ऑर्डर्स पे जो प्रिंसिपल सर हमारे को ऑर्डर्स देते हैं, उन ऑर्डर्स के ऊपर वो काम पूरा होता है। इसी तरीके से तुमने देखा होगा प्रिंसिपल सर के पास भी जो कुछ ऑर्डर्स हैं वो ऊपर मैनेजमेंट से आते हैं, है ना? तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये हम एक हायरार्कल उसके अंदर वर्क जो एरिया होता है, वर्क ग्रुप जो होता है, उसके अंदर ही कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शंस फॉलो करे जाते हैं कम्युनिकेशन के। अब ये जो हायरार्कल और इंस्ट्रक्टिव फंक्शंस होते हैं, ये टू वेज होते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो ये हम थोड़ा देर से डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड आता है आपका इन्फ्लुएंस और परसुएसिव फंक्शन। तो ये जो बेरलो साहब थे 1960 के अंदर, उनके हिसाब से द सोल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है ना? लोगों को इन्फ्लुएंस करना काम होता है कम्युनिकेशन का। Persuasive function of communication is extremely important for the extension personal in changing the behavior of farmer, for the medical representative to induce or motivate the practicing doctors for promotion of their medicine, for salesperson to motivate the customers regarding the unity of the new utility of the new product. अब आप सपोज करो आप मार्केटिंग में जा रहे हो, आपको मार्केटिंग की जॉब करनी है, तो आप वहाँ पे देखोगे कि मार्केटिंग के अंदर आपको जो आप जिस बंदे को आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो उस बंदे को जब आप प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको उस बंदे को इन्फ्लुएंस करना आना पड़ता है। अगर आप उस बंदे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो तो वो बंदा आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। वो क्यों खरीदेगा? वो आपसे इम्प्रेस है ही नहीं। जब वो आपसे इम्प्रेस नहीं है तो वो आपके प्रोडक्ट से कैसे इम्प्रेस होगा? ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। तो परसुएसिव होना और इन्फ्लुएंस करना, ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब एक ये एग्जांपल आप ऐसे अपनी रियल लाइफ में अगर अप्लाई करके देखना चाहो, तो आपको कहीं पार्टी में जाना है, तो आपको अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ता है। तो ये जो मनाने का पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं परसुएड करना। नहीं मम्मी प्लीज़ मुझे जाने दो, वहाँ पे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी आएंगे, वहाँ पे ये भी होगा वो भी होगा। तो ये जो है ये परसुएशन के अंदर आ जाता है। और फाइनली अपना जो इसका फंक्शन है वो है इंटीग्रेटिव फंक्शन। सो इसका जो मेजर फंक्शन कम्युनिकेशन का है वो है इज इंटीग्रेशन एट द इंटरपर्सनल और एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। In any business organization, integration between the activities of different departments is essential for its development. The integrative functions helps to maintain individual, societal और organizational stability and identity. अब ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से तो नहीं चलती। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो तो लेबोरेटरी की रिसर्च होती है एग्रीकल्चर के अंदर। तुम लोग फील्ड ट्रायल्स लगाते हो, तो वो जो फील्ड ट्रायल्स हो रहे हैं, फील्ड ट्रायल्स के अंदर तुम्हारे को जो बेसिक लैब वर्क करना है, तो वो लैब वर्क कहाँ करोगे? लैब वर्क करने के लिए तुम्हारे को लैब चाहिए। अब अपने डिपार्टमेंट की तो लैब है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो कम्युनिकेशंस होते हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं बायोसाइंस डिपार्टमेंट के साथ में। बायोसाइंस डिपार्टमेंट के पास लैब्स भी हैं, वहाँ पे सारे फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन हो रखा है, ये इंटीग्रेशन हम डिपार्टमेंट वाइज करते हैं एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस का। फिर अब ये जो बायोसाइंस डिपार्टमेंट है, ये केमिकल्स कहाँ से मंगवाता है? ये परचेज डिपार्टमेंट से मंगाता है। तो परचेज डिपार्टमेंट और बायोसाइंस डिपार्टमेंट का एक कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, बायोसाइंस डिपार्ट तुमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल सर ने बायोसाइंस में प्रिंसिपल सर को ईमेल लिखा कि रिस्पेक्टेड सर, दीज आर द फॉलोइंग स्टूडेंट्स हु विल बी वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड दीज आर द केमिकल्स विच विल बी रिक्वायर्ड बाय देम फॉर दिस प्रोजेक्ट वर्क। फिर उन्होंने उनको कारण दिया कि ये प्रोजेक्ट वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये सब चीज़ें। फिर जो बायोसाइंस के प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे डिपार्टमेंट में 4 नए बच्चे आ रहे हैं, उनका ये प्रोजेक्ट है, उसके लिए उनको ये वाले केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर परचेज डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करता है दुकान वाले को। फिर दुकान वाला रिवर्ट बैक करता है कि भाई आपने 5 केमिकल्स मंगवाए हैं, उन 5 केमिकल्स की कॉस्ट इतनी होगी।
फिर वापस से वो कम्युनिकेशन जाता है दुकान वाले को, नहीं भाई आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हम दूसरे दुकान वाले को भेज रहे हैं। फिर दूसरी दुकान पे जाता है, फिर उससे जो फीडबैक आता है फाइनेंस का वो कम आता है, फिर उससे परचेज करी जाती है, सामान आता है, सामान पहले बायोसाइंस में आएगा, वहाँ रिसीव होगा, बायोसाइंस से रिसीविंग के बाद में वो यहाँ पर रिसीव होगा, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक पूरा इंटीग्रेशन हो रखा है डिपार्टमेंट वाइज। सेम केस तुमने अपने घर में देखा होगा, तुम्हारे को कभी पैसों की ज़रूरत होती है, तो कोई बड़ा भाई होता है तो उसके थ्रू तुम, या सिस्टर होती है तो उसके थ्रू तुम बुलवाते हो कि यार मुझे ऐसे चाहिए, तू पैसे ले ले। तो वो होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, कम्युनिकेशन के अंदर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंटरपर्सनल या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर। ठीक। तो ये आपके बेसिक फंक्शंस हो गए। क्या क्या? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कमांड और इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना, किसी को इन्फ्लुएंस करना या परसुएट करना, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन और जो सिनेरियोज हैं उनको इंटीग्रेट करना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के, कौन कौन सी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। सबसे पहला आता है सेंडर। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो शुरुआत होता है उसकी एक सेंडर से, मैसेज को भेजने वाले से। ठीक है। ये जो सेंडर है ये एक इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि इंफॉर्मेशन को एक रिसीवर तक भेजेगी। ठीक है ना। वो क्या इंफॉर्मेशन भेज सकती है, वो एक पर्टिकुलर आइडिया लेगा, जो सेंडर है उसको एनकोड करेगा और फिर उस आइडिया को ट्रांसमिट करेगा रिसीवर को लेके। तो अगर तुम किसी चीज़ के सेंडर हो, तुम पर्टिकुलर किसी इंफॉर्मेशन के सेंडर हो, तुम्हें कोई मैसेज तुम्हारे को भेजना है, तो तुम्हारे को तीन चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि तुम्हारा ऑडियंस कौन है, किसको तुम भेज रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर पाएगा, उसकी एबिलिटीज क्या है। अब अगर तुम, एक बंदा है जो कि पेन से लिखता है और तुम उसको पेंसिल के रेफरेंस में ईमेल भेजोगे, तो हो सकता है वो तुम्हारी बात ना माने। लेकिन अगर तुम उसको पेन के रेफरेंस में एक इंफॉर्मेशन ईमेल भेज रहे हो, तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है ना। उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। तुम किसी बंदे को, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे साइंटिफिक फील्ड में बहुत होता है, हमारे पास ईमेल्स आते रहते हैं कंपनीज के अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन। अब कुछ हमारे पास ईमेल्स आते हैं माइक्रोस्कोप के लिए, कुछ हमारे पास ईमेल्स आते हैं पीसीआर के लिए, कुछ हमारे पास ईमेल्स आते हैं एक्सआरडी मशीन्स के लिए। ठीक है ना। अब हमारे को एक्सआरडी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, एक्सरे डिफ्रैक्शन की हमारे को कोई ज़रूरत है नहीं हमारे रिसर्च के अंदर। हमारे को जो काम होता है हम आउटसोर्स कर लेते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। सेकेंडली, एक्सआरडी पे मेरे को काम करना आता नहीं है, तो वहाँ पर वो मेरी एबिलिटीज़ में भी नहीं आता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेंडर ने अपने गलत ऑडियंस को भेज दी है। ठीक। सेकंड चीज़ आती है इसमें, मैसेज क्या है, मैसेज का कंटेंट क्या है, क्या ये मैसेज यूजफुल भी होगा ऑडियंस के लिए, है ना। और जो इसका कंटेंट है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंटेंट बहुत लंबा चौड़ा है, 20 पेज का तुमने कंटेंट भेज दिया रिसीवर को, और रिसीवर बोलेगा रे ये क्या पोथा आ गया यार, मैं तो नहीं पढ़ता इसको, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो तुमने मेहनत करी है, वो गलत चली जाती है। अब क्या हुआ, तुमने मैसेज कहा कि यार ये तो पहले तो 20 पेज का भेजा था, अब एक काम करते हैं 5 लाइन का भेजते हैं। तो 5 लाइन का तुमने मैसेज भेजा, तो 5 लाइन के अंदर तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताना भूल गए। तो वो जो कंटेंट है उसका वो भी इनकम्प्लीट है। तो तुम्हारे को एक बैलेंस बनाना आना चाहिए। ठीक है ना। और तीसरी चीज जो होती है, एक तो आपका ऑडियंस हो गया, कौन सुनने वाला है। सेकंड आपका मैसेज हो गया, क्या मैसेज है।
और तीसरा है आप उस चीज को भेजोगे किस तरीके से। अब मेरे को यहाँ से एक मेल भेजना है, मेरे को यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन भेजनी है, सपोज करो प्रिंसिपल सर को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन अगर नोटशीट पे जाती है तो उस इन्फॉर्मेशन की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू वो इन्फॉर्मेशन अगर मैं एक सादे कागज़ पर लिख कर दूँ। अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन सादे कागज़ पे लिख कर दूंगा तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन फाइल ही ना हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन बीच में कहीं खो जाए। लेकिन अगर मैं नोटशीट पे लिख कर देता हूं तो नोटशीट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। सिमिलरली केसेस जो होते हैं आपके कोर्ट के, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसके बेसिस पे मिलती है नोटिस के थ्रू। ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉपर चैनल है। तो किस चैनल के थ्रू आप अपना इंफॉर्मेशन भेजने जा रहे हो। ठीक है। फिर एक तो आपका एलिमेंट हो गया सेंडर। सेकंड एलिमेंट जो है आपका वो है मैसेज। मैसेज इज द सब्जेक्ट मैटर और थीम ऑफ द कम्युनिकेशन। इट इज द इंफॉर्मेशन विच कैन बी अंडरस्टूड थ्रू रिसीवर्स सेंसरी रिसेप्टर्स which includes seeing, hearing, feeling, and smelling. To produce desirable changes in human behavior, the message must be motivating, message which are relevant, interesting, useful, profitable, and complete. Neither too much nor too little are likely to motivate the people. जैसे मैंने तुम्हें मैसेज का बताया था कंटेंट के रेफरेंस में, मेन चीज़ क्या है, आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो इन्फॉर्मेशन उसकी जो थीम होती है उसको अपन मैसेज बोलते हैं। और ये जो आपकी थीम है, ये थीम जो आपका रिसीवर है वो देखने से, सुनने से, उसको महसूस करने से और स्मेल करने से उसको या तो खरीदेगा या रिजेक्ट करेगा। एक तुमने एग्जांपल देखा होगा, तुम अगर कभी मॉल्स में गए हो तो मॉल के अंदर जो परफ्यूम वाला सेक्शन होता है, उस परफ्यूम वाले सेक्शन के अंदर वो तुम्हारे को एक कागज़ की स्ट्रिप के ऊपर परफ्यूम स्प्रे करके देते हैं। अब वो कागज़ की स्ट्रिप जो होती है वो तुम देखना, वो बड़े सॉफ्ट से कागज़ की बनी हुई होती है, वो ऐसे रफ कागज़ की नहीं बनी हुई होती है। क्योंकि उस टाइम पे आपके दोनों चीज़ें फिजिकल, जो आप हाथ में अपनी दो उंगलियों के बीच में वो कागज़ की स्ट्रिप पकड़ोगे तो एक वहाँ पर भी तुम्हारे को एक अच्छी सी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये बड़ा रिच वो है, बड़ा महंगा परफ्यूम है, कंपनी ने कोई चिंदी चोरी नहीं करी है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और फिर आप उसको स्मेल करते हो और फिर स्मेल करते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है। सिमिलरली परफ्यूम्स की बॉटल्स जो होती हैं, बॉटल्स, कुछ बॉटल्स दिखने में बड़ी अच्छी होती हैं तो लोग बाग उन बॉटल को दिखने में अच्छी हैं, कुछ लोग तो इसलिए खरीद लेते हैं। उनको स्मेल्स का इतना अंदाज़ा नहीं होता है। तुमने देखा होगा कुछ लोगों के डिओड्रेंट्स बहुत ही अजीब सी स्मेल वाले होते हैं, मतलब उससे अच्छा वो ना लगाएं तो बेटर है। लेकिन वो खरीदते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जब पहली बार बॉटल देखी थी, वो बॉटल बहुत ब्राइट सी थी तो उनको वो अच्छी लगी तो उन्होंने वो खरीद लिया। तो ये आपका विजुअल जो है, ये भी चीज़ उसके अंदर काम में आती है। समझ आई। तो हम ये बताते हैं कि भाई मैंने तुम्हें अभी बताया था कि मैसेज, अच्छा कंटेंट का जो मैंने तुम्हें बताया था, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या आ गया, द मैसेज शुड बी क्लियर, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय द ऑडियंस। अगर साफ साफ तुम शब्दों में बात नहीं कहोगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, चांसेस हैं लोगों को समझ में ना आए। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अगर आप साफ साफ बात नहीं बताओगे तो उनको वो चीज़ें समझ में आती ही नहीं है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि मैसेज जो है आपका, जो ऑडियंस है उसको समझ में आ जाए। और वो शुड, द मैसेज जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें बेसर पैर का कुछ मटेरियल नहीं होना चाहिए, इररेलेवेंट मटेरियल नहीं होना चाहिए। इररेलेवेंट मटेरियल क्या करेगा, जो सुन रहा है उसको डाइवर्ट कर देगा। अगर सुनने वाला डाइवर्ट हो गया तो उसका जो मेन मुद्दा जो तुम उसको समझाना चाह रहे हो वो उससे भटक जाएगा। और सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उस मैसेज की कोई वैल्यू होनी चाहिए, उस मैसेज से कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट उसका जो फाइनल बात है उसका कोई मूल निकलना चाहिए, फल निकलना चाहिए। ठीक है ना।
या तो वो इकोनॉमिकल हो या सोशल नीड्स के ऊपर हो, या फिर जो तुम्हारा ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट की हो या उसके वैल्यू की हो, अगर वो जो आपका ऑडियंस है उसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो वो आदमी उसको नहीं खरीदेगा। अब तुम लोगों को अगर कोई मैथमेटिक्स की कोई किताब बेचने आएगा तो तुम खरीदोगे उसको? नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे सब्जेक्ट से एसोसिएटेड ही नहीं है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है उसकी कोई तुम्हारे एकेडमिया पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फाइनली, अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव टू दी ऑडियंस होना चाहिए। उसके अंदर कोई इस तरीके की यूटिलिटी होनी चाहिए कि वो इमीडिएटली यूज में आ जाए। ठीक है ना? तो ये जो है ये आपका मैसेज होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं एनकोडिंग की। अब एनकोडिंग क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू अ कम्युनिकेबल मैसेज। एक पर्टिकुलर आइडिया है आपके दिमाग में, उसको आपने एक कम्युनिकेट करने लायक शब्दों के अंदर या विजुअल के अंदर या स्मेल के अंदर उसको आपने कन्वर्ट किया है। ठीक है ना? इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग द सेंडर यूजेस वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल्स, फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स, numbers, pictures, images, signals, sounds, and the sender believes that the receiver will understand the message. ठीक है ना? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनकोडिंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। अब तुमने देखो, जब तुम जगतपुरा का ब्रिज चढ़ के इस तरफ आते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है शेरनी का, अभी रिसेंट मोस्ट जो है वो शेरनी का। तो उसके ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, क्या आपने शेरनी देखी है, इस तरीके से। तो वो जो कम्युनिकेशन है, जो वो एनकोडिंग है, वो इस तरीके से एनकोड करी गई है कि जो सामने वाला बंदा उस मैसेज को देख रहा है उसके अंदर एक उत्सुकता सी पैदा होती है मैसेज को देखने के बाद। तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है, इस तरीके से उसको बनाया जाता है, जिससे कि जो आपका बंदा जो रिसीवर है वो उस इंफॉर्मेशन को उसके लिए थोड़ा सा इच्छुक हो और ज़्यादा जानने के लिए। तो इसके अंदर आप अपने वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल्स जो होते हैं वो यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है ना? आपको ये चीज़ समझ के चलनी पड़ेगी कि भाई अगर आपका मैसेज सामने वाले को समझ में नहीं आया तो उस मैसेज की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है? और फिर चौथा आता आपका चैनल्स। चैनल्स मीन्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। किस मीडियम के थ्रू आप उस मैसेज को भेज रहे हो। आप सेंडर से रिसीवर तक खूब सारे जने भी हो सकते हैं जो कि उस मैसेज को भेजें। प्रिंसिपल सर ने मानस सर को कुछ बोला, मानस सर ने मंजू मैम को वो इन्फॉर्मेशन दी, मंजू मैम ने वो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मैंने तुम लोगों से काम करवाया। प्रिंसिपल सर ने डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर दिया। ठीक है ना? तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है? फिर आता है आपका रिसीवर। रिसीवर कौन हो गया? जो बंदा उस मैसेज को एनकोड करेगा। ठीक है? जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। ठीक है? जो उस इंफॉर्मेशन को समझ रहा है। ठीक है ना? वो इंफॉर्मेशन उसके पास कहाँ से आ रही है? वो उसके पास सेंडर से आ रही है। ठीक है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑडियंस हु मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पर्सन, अ ग्रुप और अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। तो ऑडियंस जो है आपका बेसिकली रिसीवर हो गया। ठीक है ना? ये है डिकोडिंग। डिकोडिंग मीन्स अटैचिंग मीनिंग टू द मैसेज। द डिकोडिंग ऑफ अ मैसेज is how an audience or receiver is able to understand and interpret the message. It is the process of interpretation and translation of coded information into a comprehensible form. The receiver decodes the encoded message through his knowledge and experience. अब तुमने एक प्रमोशन बनाया हेलमेट का। ठीक है? अब हेलमेट के अंदर तुमने लिखा कि वेरी गुड हेलमेट विथ आईएसआई मार्क, और उसका जो आगे का जो वो ग्लास होता है वो उसके अंदर फॉग नहीं बनेगा। जब बारिश होती है
जब उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है और बारिश हो रही होती है, तो जब अपन मोटरसाइकिल चलाते हैं तो तुमने नोटिस किया होगा कि हेलमेट के अंदर जब अपन कांच डाल के चलाते हैं तो धुंध सी जम जाती है। तो तुमने जो वो इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन को तुमने जो विजुअली रिप्रेजेंट करवाया, तुमने एक पोस्टर छपवाया। उस पोस्टर के अंदर तुमने एक साइड पे तो हेलमेट का जो कांच था उसके अंदर भाप बनी हुई थी, और दूसरी साइड पे उसके अंदर भाप नहीं बनी हुई थी। तो जो रिसीवर है उसने ये तो तुम्हारा जो तुमने पोस्टर बनवाया था ये एनकोडिंग होगी। तुमने अपनी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन तुम ऑडियंस को या रिसीवर को देना चाह रहे हो, उसको एनकोड किया एक पेपर के पोस्टर के फॉर्म में। उसके अंदर तुमने अपनी पिक्चर्स भी लगाई, नीचे वर्ड्स भी लिखे, और जो रिसीवर है वो उस रिसीवर को उस इंफॉर्मेशन को एनकोड करेगा। एनकोड करने का उसको लगेगा कि हाँ भाई, इसने दो हेलमेट दिखाए हैं, एक हेलमेट के अंदर भाप जम रही है शीशे के ऊपर, एक में नहीं जम रही है। इसका मतलब इनका जो हेलमेट है उसके अंदर, शीशे के अंदर भाप नहीं जमती है। तो जब मैं गाड़ी चलाऊंगा, बारिश हो रही होगी, तो मुझे इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरी एनकोडिंग होगी। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो मैसेज जब बनाती हैं तो उनको बनाते टाइम पे वो ये भूल जाती हैं कि जो रिसीवर है, क्या वो उस मैसेज को डिकोड कर पाएगा। तो इस चक्कर में वो, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि रिसीवर की मेंटल क्षमता क्या है, उसकी उसकी एबिलिटी क्या है, तो उसको ये समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। समझ आई बात। और फिर आता है आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर और ऑडियंस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन. It indicates the reaction of the receiver after being exposed to that particular message. When the meaning of the message is properly understood by the receiver, the response they response verbally, non-verbally and behaviorally. और फिर वो उसका फीडबैक देते हैं। तो रिस्पॉन्स जो है, आपका मेन पर्पस क्या है, आप ये सारी मेहनत क्यों कर रहे हो? आप ये मेहनत इसलिए कर रहे हो जिससे कि जो आपका रिसीवर है उस तक सारी आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो वो उसको अपने हिसाब से एनकोड डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद में वो उसके ऊपर डिसीजन लेगा, और वो जो डिसीजन है वो, उसको अपन रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है। अब आता है अपना एक नॉइज। अब इसमें नॉइज का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है, किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन के अंदर अगर किसी भी टाइप का डिसरप्शन हो रहा है या इंटरफेरेंस हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के अंदर, तो उस चीज को हम बोलते हैं नॉइज। नॉइज जो है आपकी चार टाइप की होती है: साइकोलॉजिकल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना, अब, और सिमेंटिक। फिजियोलॉजिकल नॉइज क्या होगी? थकान होगी, आपकी बॉडी के हिसाब से एसोसिएटेड होती है। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी से एसोसिएटेड। भूख लग रही है, आपने कोई दवाई ले रखी है, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही है या आप बहुत थके हुए हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप क्लास में अटेंटिव नहीं रह पाओगे। तो आपका जो टीचर है वो कुछ भी भले से कितना अच्छे से समझाए, क्योंकि आपने आपको थकान हो रही है या भूख लग रही है तो आपका मन ही नहीं लगेगा उस काम को करने में। फिजिकल नॉइज क्या हो जाती है? आवाजें। अगर तुम मेन रोड के ऊपर खड़े हुए हो, हाईवे के ऊपर, वहां पे तुम्हारे कोई पढ़ाने की कोशिश करे कोई सब्जेक्ट, तो इतना कंसंट्रेशन नहीं बनता क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर मॉल के अंदर अगर तुम जाके पढ़ने की कोशिश करोगे तो कैसे पढ़ पाओगे, वहां पे लोग बाग इतने घूम रहे होते हैं, डिस्टरबेंस हो जाता है। तो ये आपका फिजिकल नॉइज हो जाती है। ठीक है, वो नॉइज जो कि रिसीवर की अटेंशन को मैसेज से दूर खींच ले, वो आपकी फिजिकल नॉइज हो जाती है। साइकोलॉजिकल नॉइज, गुस्सा, दुख, आपका खुद का ईगो, आप सामने वाले के बारे में क्या चीजें जो है ये आपकी इसके अंदर आ जाती हैं,
साइकोलॉजिकल नॉइस के अंदर। और फिर आपकी आती है चौथी, सिमेंटिक नॉइस, जो कि वर्ड्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब क्या होता है इस केस में, कभी कभी जो सेंडर होता है वो अपने मैसेज को इस तरीके से भेजता है, वो जो रिसीवर होता है वो अपने मैसेज को इस तरीके से ट्रांसफ़र करता है कि उसका लिखने का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो हाँ, मैं सेंड कर दूंगा। ये सिमेंटिक्स वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्लास ख़त्म होती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन, जो वो है वो अपन नेक्स्ट उसके अंदर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे? नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। चलो मैं पूछ लेता हूँ तुमसे, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए जो चैनल होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक बिजनेस कम्युनिकेशन है, तुम्हारे को अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है? तो तुम उसको जिस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करोगे ऑडियंस को, तो उस चैनल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? एक, हाँ एग्जैक्टली exactly, ये लड़का अच्छा है, एडवर्टीजमेंट के लिए कह रहा हूँ। तो हम किस पॉइंट, किस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं वो मायने रखता है ना? कैसे रखता है, यही सवाल है। बिल्कुल। हाँ। हम्म। हाँ एग्जैक्टली exactly. फिर सेम चीज होती है रेडियो के ऊपर सुनना, और फिर वही चीज होती है वर्बली सुनना। एग्जैक्टली exactly. क्या चीज? हम्म। बिल्कुल सही बात है। सेम केस तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक के साथ है ना? गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। ठीक है, सो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो आपका चैनल होता है वो भी बहुत जरूरी होता है। उस चैनल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बाबा।